लगातार सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल NPC एजुकेशन हब पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th हाफरली एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी की। हम जानते हैं कि हम सभी के स्कूल में कहीं ना कहीं हाफरली एग्ज़ाम हो रखे हैं, किसी के पहले हैं, किसी के थोड़े से बाद में हैं। तो हाफरली एग्ज़ाम को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स सी, यहाँ हम बात करेंगे आज हाफरली एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ बात करने वाला हूँ रिवीजन से रिलेटेड। रिवीजन जो कि एक स्ट्रांग पॉइंट है, कुछ बच्चों का वीक पॉइंट है। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक बड़ा चैप्टर बन जाता है हमारे पास, और एग्ज़ाम के समय पे रिवीजन की एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। सर क्विक रिवीजन नहीं हो पाता। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को डिज़ाइन किया जा रहा है। हम बात करेंगे क्लास 9th की, और क्लास 9th में हम जहाँ बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में भी सर आप जानते हैं यहाँ 3 ब्रांचेज होती हैं बेसिकली। एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। क्लास 9th में इस साल 2024 में आपको पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं, फिजिक्स में वो 5 हैं, केमिस्ट्री में वो 4 सब्जेक्ट हैं, एंड बायोलॉजी में यहाँ पर 3 चैप्टर्स हैं। बेसिकली फिजिक्स सब्जेक्ट में 5 चैप्टर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 4 चैप्टर और बायोलॉजी में आपके पास 3 चैप्टर यहाँ पर हैं। ये 3 चैप्टर कौन से हैं ज़रा देख लेना ज़रूरी है। सबसे पहली अगर हम बात करेंगे तो वो सेल होगा, दूसरी बात करेंगे तो वो टिश्यू होने वाला है, और थर्ड बात करेंगे तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हाफरली के अगर सिलेबस की बात करें तो वो वेरी कर रहा है। कुछ स्कूल्स में सेल एंड टिश्यू बोथ चैप्टर्स आर कमिंग, और कुछ स्कूल में सिर्फ सेल आ रहा है। कुछ स्कूल में ऑल दो तीनों ही चैप्टर भी दिए गए होंगे ताकि एनुअल में दोबारा से रिवीजन हो सके। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो 2 चैप्टर से रिलेटेड बात करने की कोशिश होगी। देखते हैं क्या इसके बारे में हम सीख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज सेल। इसके बारे में कुछ बातें समझ लेना ज़रूरी है, जैसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। उसके बाद हमने बात करनी है द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि सेल के बारे में हमने ये देखा कि ये स्ट्रक्चरल भी है, बेसिक भी है। सर फंडामेंटल को ही बेसिक कहते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, जो भी जिंदा हैं, उन सब का बेसिक जो यूनिट है दैट इज सेल। वो सब सेल से मिलकर के बने हैं। जैसे हम नॉन लिविंग मैटर में जब पढ़ रहे होते हैं, यानी कि मैटर की जब बात करें, नॉन लिविंग सब्सटेंस की बात करें केमिस्ट्री में, तो वह हमको सिखाया जाता है दैट ऑल दी मैटर इज मेड अप ऑफ आइदर एटम और मॉलिक्यूल। ऑल्दो मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम, बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम। पर क्योंकि बायोलॉजी में देख रहे हैं तो यहाँ लिविंग की बात होती है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर जो बेसिक यूनिट है जिससे सारे लिविंग बने हुए हैं वो है सेल, और वही हमारा चैप्टर होने वाला है पहला। तो यहाँ मैंने कुछ जनरल बातें की सेल से रिलेटेड। सर पूरे सेल चैप्टर को अगर मैं एक फ्लो चार्ट में कंप्राइज करूँ तो कैसा रहे, क्योंकि एक फ्लो चार्ट में अगर मैं पूरा चैप्टर रिप्रेजेंट कर पाता हूँ सो रिवीजन मेरा ईजी हो जाता है। सो लेट्स सी कि सेल वाले चैप्टर में, सेल चैप्टर में आपके पास क्या क्या पढ़ने के लिए है जो आप अपना रिवीजन करके जा सकते हैं। कंप्लीट बात इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम आपके साथ करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो वो है सेल वॉल। सेल का एक कंपोनेंट हो गया सेल वॉल। पर याद रखिएगा सेल वॉल से रिलेटेड एक बात कि ये प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल अगर कोई है विच इज प्रोकारियोटिक तो वहां पर भी सेल वॉल है आपके पास, टिक लगा दिया गया। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल होती है तो सर आंसर है नो। दिस इज द ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस भी सेल में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे यानी उसके बिलो बीनीथ प्रेजेंट होगी, टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म की बात करें। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बात और है
इट डिफाइंस द लिमिट ऑफ साइटोप्लाज्म, लिमिट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की लिमिट डिफाइन करता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगली बात करें तो एक बड़ा डोमेन बाकी है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारे पास सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल होते हैं। सर देखिए, सेल को कहा गया इट इज द बेसिक यूनिट, पर सेल खुद भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स या कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो साइटोप्लाज्म में हम बहुत सारे जो कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनल हैं उनको देखने वाले हैं। देखते हैं जरा यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज न्यूक्लियस। इट इज द कंट्रोलर ऑफ अ सेल। ये सेल का कंट्रोलर होता है। सेल के सारे फंक्शन कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस को मिला हुआ है। सेकंड की बात करेंगे तो इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल। द थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड commonly written as ER. Although एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी टाइप हो रखे हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इट्स द गोल्जी बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्जी apparatus, समटाइम्स कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर जी गोल्जी के बारे में इतना सारा नाम अलग अलग है। सर सबका मतलब एक ही है कहीं ना कहीं, कंप्लीट बात यहाँ पर तीन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की, तो दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल सेल्स, सारी ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, आइदर प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। बस राइबोसोम किस टाइप के हैं ये डिफरेंस रहेगा। हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना है। अगर हम प्रोकारियोटिक सेल की बात कर रहे होते हैं, सो प्रोकारियोटिक सेल में यहाँ पर 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट है, वेयर एज इन केस ऑफ यूकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप का हमको राइबोसोम मिलने वाला है। यूकारियोटिक सेल में कौन सा मिलेगा बच्चे? 80S टाइप मिलने वाला है। कुछ सेल ऑर्गेनल हमारे पास ऐसे हैं जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उनके अंदर वो भी कौन सा टाइप रहने वाला है? 70S। जैसे अगर आप बात करने वाले हैं तो यहाँ देखिए राइबोसोम आपको यहाँ न्यूक्लियस में मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिल जाएगा। सो राइबोसोम कुछ सेल ऑर्गेनल में भी प्रेजेंट होते हैं, पर वो कौन से टाइप के होने वाले हैं? 70S। ये बात आप याद रखिएगा। अगली बात हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज लाइजोसोम्स। उसके बाद कुछ सेल में आपको पैरोक्सिसोम्स भी देखने को मिल जाते हैं। पैरोक्सिसोम्स मिल गया यहाँ पे। अनदर वन इज वैक्यूल। वैक्यूल का थोड़ा सा डिटेल हमको करना रहेगा, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारा फ्लो चार्ट एक ही पेज पर आ जाए। सो आई विल ट्राई टू शॉर्ट इट डाउन। ठीक है, इसको यहां पर स्टिक कर देते हैं हम लोग, अभी भी ये है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हम बात करने वाले हैं वैक्यूल से रिलेटेड। सो वैक्यूल से रिलेटेड क्या बात हो जाएगी, ये देखिए। वैक्यूल प्लांट सेल में अगर हम बात करेंगे तो जनरली सिंगल होता है और लार्ज वैक्यूल होता है, बड़ा वैक्यूल होगा। लगभग 90 से 92% तक जो एरिया है सेल का, जो वॉल्यूम है उसको कवर करता है। पर ये केस किस में है? प्लांट सेल में। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होंगे, मैनी होंगे और स्मॉल इन साइज होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल से रिलेटेड ये डिफरेंस हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज प्लास्टिड्स। अगेन प्लास्टिड्स को मैं स्टार कर देता हूं बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो यहाँ डिवीजन हमको देख लेना चाहिए। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, the third one is ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप सब जानते हैं, यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला है हमको, क्योंकि विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो कलर देता है डिफरेंट पार्ट्स को, स्पेशली फ्लावर की अगर हम बात करें डिफरेंट कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट, पर्पल एंड सो ऑन। सो वो सारे कलर क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होते हैं, कैरेटिनॉइड या जेंथोफिल पिगमेंट हैं, उनकी वजह से यहाँ पर कलर आता है।
ल्यूकोप्लास्ट जो टाइप है इसकी बात करें तो ये स्टोरेज की तरह काम करता है, ये स्टोरेज की तरह काम करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को स्टोर करेगा। ल्यूकोप्लास्ट को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, पर आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है इस लेवल पर। सेम चैप्टर आपको क्लास 11th में जब ये मिलता है तो थोड़ी सी बातें यहाँ बढ़ जाती हैं, वहाँ ल्यूकोप्लास्ट के भी डिवीजन हो जाने हैं। तो अगर आपने ये फ्लो चार्ट एक बना लिया है, एक रफ फ्लो चार्ट है ये सेल चैप्टर को लेकर के, तो यहाँ से आपका रिवीजन बड़े अच्छे से हो सकता है। जैसे आपने सेल पढ़ना था तो आपने सेल वॉल एक चीज़ ले ली, सेल मेम्ब्रेन ले लिया, फिर यहाँ पर कुछ साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, आई मस्ट राइट डाउन। तो दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का डिटेल स्टडी आप करते हैं, आपके इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें रहती हैं जो इस समय फ्लो चार्ट में है, बस इनको डिटेल पढ़ना, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कहाँ पे मिलता है और इनके फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक स्लाइड देखते हैं जहाँ पर हमने एक डायग्राम एक बना लिया है। ये देखिए, ये एक यूकारियोटिक सेल है, यहाँ डिफरेंट लेबलिंग हो रखी है, देखते हैं ज़रा क्या लेबलिंग है वो। जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ये न्यूक्लियस है बच्चे, ये सेंटर में जो पोर्शन है दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल, एज आई सेड अर्लियर, जैसा मैंने पहले भी कहा। यहाँ पर क्या कुछ पोर्शन रहेंगे, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड दिस, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कहने वाले हैं हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म कहने वाले हैं। लेकिन सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस रहता है, एक बाउंड्री रहती है सेपरेट करने के लिए। अगली बात करेंगे सो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी होती है, दीज आर दी रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ये जो वर्ड है मार्क करेंगे, एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम बात कर रहे हैं गोल्जी बॉडी की, सो ये बना हुआ है आपके सामने। नाउ अगेन माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये एक बक्से जैसा स्ट्रक्चर है, आपको कट सेक्शन दिखा रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल में एनर्जी जनरेशन का काम। इफ द सेल इज एरोबिक, अगेन आई रिपीट, इफ द सेल इज एरोबिक, अगर वो ऑक्सीजन को लेकर के रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया फिर हेल्प करने वाला है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी लिबरेशन कराएगा। अगली बात करते हैं राइबोसोम, हमने पीछे फ्लो चार्ट में भी मार्क किया था सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसको कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज साइटोप्लाज्म, इट इज द फ्लूइड और जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो ब्लू कलर से यहाँ दिखा रखा है ये इसकी बाउंड्री डिफाइन करता है, मतलब साइटोप्लाज्म को एक दायरा मिल गया है, इससे बाहर साइटोप्लाज्म नहीं जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, दिस इज न्यूक्लियोलस इज द डार्क स्टेन्ड पोर्शन, काले धब्बे जैसा स्ट्रक्चर है, डार्क स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अगर ये सिंगुलर है तो न्यूक्लियोलस, पर जब हम प्लूरल वर्ड की बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियस कंटेन अनदर सब्सटेंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। यहाँ हम देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, एक डीएनए हो गया, एक आरएनए हो गया। डीएनए और आरएनए के बारे में हमने बात कर लेनी है। डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पर इसको देखते हैं, ये क्या कुछ ग्लिच हो रखा है, वापस हम लोग अपने पास वापस आ गए हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनदर स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से खिंचने की वजह से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नियर द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास है, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, देखिए यहाँ पर डॉट्स नहीं है, डॉट अगर डॉट रिप्रेजेंट कर रहे थे राइबोसोम को, सो अगर राइबोसोम एब्सेंट है देन इट विल बी कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मूविंग टू द नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन वेसिकुलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये फिल्ड होते हैं, पैरोक्सिसोम्स हैं, गैसियस फिल्ड होते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस की बात करेंगे, कंट्रोलर ऑफ द सेल, इसके कुछ पार्ट यहाँ पर हमने देखे थे, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था न्यूक्लियोलस हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, एक और पार्ट है यहाँ पर न्यूक्लियोपोर। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह पे इंटरप्टेड है, छूटी हुई है,
जगह जगह पे उसमें ओपनिंग दे रखी है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इस ओपनिंग का क्या रोल है। सब्सटेंसेस न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में भी जाते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी आते हैं, तो उसके लिए वो पोर यहाँ पर दे रखा है उन्होंने। अगली बात कर रहे हैं बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इट इज द सेकेंड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में तो दूसरा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल भी है, लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं क्योंकि वहां सेल वॉल होती नहीं है, तो इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अगेन नाउ सेल वॉल। सेल वॉल किसी प्लांट सेल की सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर की जो बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। नाउ मूविंग टू द मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिले की बात करें तो इसका काम होता है कि ये दो प्लांट सेल को ग्लू करता है, साथ में चिपका के रखता है, स्टिक करता है दो प्लांट सेल को। मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। एक कंपाउंड है कैल्शियम पैक्टेट, उससे बना होता है मिडिल लेमिला। सो स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट आई होप के यहाँ से डन हो जाना है आपका। सारे स्ट्रक्चर आपने मार्क कर दिए। अगर यूकैरियोटिक सेल आता है, आप एक डायग्राम बनाते हैं, चीज़ें मार्क कर देते हैं, सो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, वहाँ कंप्लीट मार्क्स मिलने का जो है पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा। सेल से रिलेटेड सबसे पहले हमने आपको फ्लो चार्ट कराया, दूसरी बात हमने आपको स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं। अब अगली जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि सर बच्चे होते हैं ना, पूछते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो आ सकते हो, वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के चले जाएंगे, या कुछ बच्चों को है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे हमारा हेल्प हो जाएगा पास होने में। सो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं सो इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम का अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना है अगला चैप्टर। नीचे सब्सक्राइब एक बटन दे रखा है, उसको क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगी, ये हाफ ईयरली है, आपके साथ एनपीसी एजुकेशन हम आगे भी जुड़ा रहेगा एनुअल एग्जाम के लिए भी। तो रिवीजन आप अगर कंटिन्यूअस करना चाहते हैं तो बेल आइकन हिट करें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चले कि कब वीडियो आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात है वो हमने जैसा आपसे कहा कि हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बता दीजिए, सेल चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो डायरेक्ट एग्जाम में आने का चांस रहेगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत जो हम करेंगे वो सबसे पहले तो डेफिनीशन आपके पास सेल की आ जाएगी, पर ये बहुत बेसिक बात है। आई डोंट होप कि अगर एक पेपर अच्छा बन रहा है वहाँ डिफाइन सेल आने वाला है। दूसरी बात जो आपको बहुत हेल्प करेगी दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंसेस यहाँ पर आ रखे होते हैं, बेसिकली 3 डिफरेंस हैं जो किसी भी आपके एग्जाम में आपके लेवल पे पूछे जाते हैं। एक हो जाता है बच्चे प्लांट सेल, दूसरा हो जाता है एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस आपको आ सकता है। दूसरी बात अगर हमने कर लेनी है, द सेकेंड डिफरेंस इज प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल, इसके बीच में डिफरेंस आपको पूछ लिया जाएगा। द थर्ड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये 3 डिफरेंस अगर आप करके जा रहे हैं तो आप मान के चलिएगा इस चैप्टर से अगर ये डिफरेंस आ जाते हैं तो आपका 3 मार्क्स जो है वो पक्का हो गया है। ठीक, उसके अलावा हम आपको बताएं, सो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बताना पॉसिबल नहीं है, सो कोशिश करें कि आप अपने लेवल पर इसको फंक्शन को डिफाइन करें। आगे मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर कोई एक डिटेल वीडियो आपको आ जाए चैप्टर की। फिलहाल अभी हम क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में कंप्लीट बात नहीं, रिवीजन में हम ये बात देखते हैं कि बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए ताकि हमारे जो बड़े से नोट्स हैं वो हमें छोटे से लगने लग जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेल के बारे में। ऑलमोस्ट बात डन हो चुकी है। सेकेंड चैप्टर जो हमारा 9th क्लास में है बायोलॉजी ब्रांच में, दैट इज टिश्यू। सो टिश्यू से रिलेटेड हमको बात करनी है। सर सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट आर दी टिश्यूज। टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलतियां बच्चे खूब कर रहे होते हैं। किसी से पूछेंगे बच्चे से, वो कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, बट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। जी करेक्ट डेफिनेशन देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग similar function and have common origin are called
टिश्यू। ग्रुप सेल का ग्रुप है ये तो ठीक है, लेकिन उसमें ध्यान का रखना उनके फंक्शन सिमिलर होने चाहिए और ओरिजिन कॉमन होने चाहिए, जहां से वो बने हैं वो एक कॉमन जगह से बने हुए होने चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं, उसको टिश्यू कह सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पहली बार इसको ठीक से डिफरेंस समझा होगा। टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमारे लेवल पे दो टाइप के टिश्यू हैं। एक हो जाता है प्लांट टिश्यूज एंड द सेकेंड वन इज एनिमल टिश्यूज। सो कंप्लीट चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक हो गया प्लांट टिश्यू और दूसरा हो जाएगा सर एनिमल टिश्यू। अब बात ये निकलती है कि प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में सर कोई डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस है बिकॉज मोस्ट ऑफ दी सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट आर डेड। प्लांट जो सेल है या प्लांट जो होते हैं हमारे, वहां पर जो टिश्यू है या सेल है वो जनरली डेड होते हैं। कुछ एक जो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं सेल या टिश्यू वो लिविंग होते हैं, पर मेजर पोर्शन जो है वो डेड सेल या टिश्यू से मिलकर बना होता है, किसी भी एक प्लांट का, एक ट्री का। अगली बात हमको करनी है एनिमल से लेकर के। तो एनिमल बॉडी में कोई भी टिश्यू होते हैं वो ज्यादातर लिविंग होते हैं, बस कुछ एक पार्ट को छोड़ दीजिए, जैसे नेल्स हो गए, आपके हेयर्स हो गए, दीज आर दी नॉन लिविंग और डेड सेल और टिश्यू। अदरवाइज द कंप्लीट बॉडी इज कंप्राइजेज ऑफ द लिविंग सेल्स और टिश्यू। आगे एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। एक फ्लो चार्ट हम आपको प्लांट टिश्यू का दे देंगे, एक एनिमल टिश्यू का दे देंगे। आपका कंप्लीट जो चैप्टर है वो दो फ्लो चार्ट में आ जाएगा। सो जब भी आप रिवाइज करने बैठ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस फ्लो चार्ट को या तो स्क्रीनशॉट आप ले लें उस फ्लो चार्ट का, या फिर आप उसको अपने हाथ से ड्रॉ कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ड्रॉ करने के बाद अपने नोट्स पर जाइए, पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को वहाँ से फ्लो चार्ट से उठाइए और उसको अपने नोट से रीड कर दीजिए। आगे मूव करते हैं बच्चे, हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। सो एक फ्लो चार्ट में प्लांट टिश्यू सर कैसे खत्म होने वाला है उसको देख लेंगे ज़रा। यहाँ पर प्लांट टिश्यू आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में मेनली डिवाइड होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यूज। द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यूज। सर कोई बेसिक डिफरेंस है दोनों में? देखिए जब भी आप डिवीजन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेसिक तो बनाया होगा ना, बेसिस बनाना पड़ेगा, बिना आधार के विभाजन संभव नहीं। तो हमने ये बनाया है कि ऐसी सेल्स, ऐसे टिश्यू, दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, दे आर लिविंग एंड दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग different type of new cells are placed under meristematic tissue, and those cells and tissue which are non-dividing, they have lost their property to divide, they get differentiated और they get the allotment of work। उनको एक फंक्शन अलॉट कर दिया गया है कि अब आपको डिवाइड ही नहीं करना, आपको ये फंक्शन करना है। those tissues and cells are placed inside permanent tissue। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये थ्री टाइप्स का रहने वाला है। देखें जरा कौन कौन सा। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। द सेकेंड वन इज लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड द थर्ड वन इज, हमको थर्ड वन देखना रहेगा यहाँ, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो बेसिकली ये तीन टाइप का हमारे पास टिश्यू है। दे हैव द कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी टू डिवाइड। अभी भी इन टिश्यूज की जो सेल्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी बची है कि वो डिवाइड कर रहे हैं और न्यू सेल फॉर्म कर रहे हैं। एक छोटी सी बात यहाँ देख लेंगे जो आपको हेल्प हो जानी है। एक एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दे आर कंप्राइजिंगली कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। इनको प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प इन द प्राइमरी ग्रोथ। And the lateral meristem is called secondary meristem। lateral meristem secondary growth में हेल्प करता है इसलिए secondary कहा। ये दोनों की बात करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है इसलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टेम कहा। अब आगे चलते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूंगा ताकि एक ही स्लाइड में, एक ही पेज पे हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाए। लेट्स सी कि यहाँ पर परमानेंट टिश्यू क्या हो सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज डन। मूविंग टू दी परमानेंट टिश्यू अगर हम बात करते हैं
तो परमानेंट टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज. द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सर आपने कहा था किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो कोई बेसिस बनता है. आपने यहाँ पे जो डिवीजन किया था परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक, इसका बेसिस था कि वहां की जो सेल है उस टिश्यू की वो डिवाइड कर रही हैं कि नहीं. इसकी डिवाइड कर रही थी मेरिस्टेम की, और जबकि परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर सेल्स नॉन डिवाइडिंग थी, डिवाइड नहीं कर रही थी, दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी. सो सर यहाँ पर जो आपने डिवीजन किया रखा है सिंपल और कॉम्प्लेक्स का, यहाँ क्या बेसिस बनाया है बच्चे. सिंपल परमानेंट टिश्यू की खास बात है यहाँ पर जो टिश्यू है इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. एक ही प्रकार की सेल से बनने वाला परमानेंट टिश्यू सिंपल हो गया. और जब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के कोई टिश्यू बन रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के कोई परमानेंट टिश्यू बनता है तो उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं. आगे चलते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये अगेन 3 टाइप्स का रहने वाला है. देखते हैं कौन से 3 टाइप रहेंगे. फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा. द सेकेंड वन इज कॉलेनकाइमा एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा. अब आप बुक्स में लिखा देखते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स. तो वो सेल जो पैरेन्काइमा टिश्यू को बिलोंग करती हैं दे आर कॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स. जो सेल बिलोंग करेंगी कॉलेनकाइमा टिश्यू को उनको कहेंगे कॉलेनकाइमेटस सेल्स. और जो सेल्स स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को बिलोंग करेंगी उन्हें कहेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल. वेरी गुड. नाउ मूविंग टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2. द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम. जाइलम के फंक्शन की बात करें बच्चे तो ये वाटर एंड मिनरल्स को या न्यूट्रिएंट्स को मूव कराता है इनसाइड द बॉडी. प्लांट की बॉडी के अंदर जो वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट है वो जाइलम की वजह से होता है. और फूड का मूवमेंट जो है मेनली फूड एज वेल एज हार्मोन्स. कई बार हम सिर्फ फूड पढ़ लेते हैं पर हार्मोन भी इंक्लूड है. सो फ्लोएम जो टिश्यू है हमारे पास, फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है, वो फूड एंड हार्मोन्स को प्लांट बॉडी में मूव कराने का काम करता है. ठीक. जाइलम की बात करें सो इट ऑल्सो हैव 4 कंपोनेंट्स. सिमिलरली फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं. यानी कंप्लीट जाइलम जो होगा वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बनेगा. यहां देखते हैं, पहली बात करेंगे सो हो गई जाइलम वेसल्स. द सेकेंड वन इज ट्रैकीट्स. द थर्ड वन इज जाइलम पैरेन्काइमा. द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स. तो 4 कंपोनेंट से मिलकर के आपका जाइलम कंप्लीट होता है. सेम केस फ्लोएम की बात करें तो यहां पे भी 4 कंपोनेंट है. द फर्स्ट वन इज सीब ट्यूब सेल्स. द सेकेंड वन इज कंपेनियन cells. Third one is phloem parenchyma and the fourth one is phloem fibers. तो ये 2 चीजें तो सर कॉमन हो गई. जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर लीजिए, वैसे ही सिमिलरली फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है हमारे पास. ऐसे ही बात कर लीजिए जाइलम फाइबर की तो वैसे ही हमारे पास फ्लोएम फाइबर भी है सर. तो ये आपका हेल्प हो गया. प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट आपके लिए है प्लांट टिश्यू से रिलेटेड. आप अपने टिश्यू चैप्टर को जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया अभी अर्लियर मैंने बताया था, तो यहाँ पर जो 50% चैप्टर है वो ये है. 50% यानी कि प्लांट टिश्यू हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया. आप जब अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होते हैं तो यहाँ से एक एक पॉइंट उठाते जाएंगे. मेरिस्टेमेटिक क्या है, डेफिनीशन क्या है, एपिकल मेरिस्टेम का डेफिनीशन क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इस तरीके से अगर आप अपना चैप्टर रिवाइज करते हैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से तो ये बहुत हेल्पफुल होगा. मैं साइड हो जाता हूँ. अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार में. अभी आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब आगे मूव करने की कोशिश करेंगे.
सेकंड जो हमको बात करनी है बच्चे वो है एनिमल टिश्यूज से रिलेटेड। सो एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो यहां पर इनका भी एक फ्लो चार्ट हमको मिल जाना है। एनिमल टिश्यूज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये एक सोचने वाली बात है कि इतनी कॉम्प्लेक्स एनिमल बॉडी, हम लोग भी तो एनिमल में ही आते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। सो इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी सिर्फ 4 तरीके की टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। सो आंसर है यस, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू फॉर्म द कंप्लीट एनिमल बॉडी। यहां देखेंगे जरा, नंबर 1 की हमको बात करनी है विच इज कॉल्ड एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। ऑल्सो ये कई बार लिखा मिल जाएगा आपको एपिथेलियम की तरह। तो अगर आपने टिश्यू लगाना है सो एपिथेलियल टिश्यू, और सिंपल बोलना रहेगा बच्चे तो आप कह देंगे उसको एपिथेलियम। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड वन हो गया कनेक्टिव टिश्यूज। अगली हम बात करेंगे, मैं इसको अलग कलर से बॉक्स कर देता हूं, ठीक से दिख जाएगा। थर्ड वन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आती हैं मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज। द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरल टिश्यू। कई बार आपको नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरल टिश्यू लिखा हुआ मिलेगा। हमारा वीडियो में कोशिश रहेगी कि आप वो सारे वर्ड जाने ताकि कंफ्यूजन बचे। बच्चों का क्या होता है, देखिए पढ़ने बैठते हैं, कोई छोटी सी बात है, नाम बदल गया तो वो कंफ्यूजन पहले हो जाता है। अब कंफ्यूजन जब हो गया तो फिर आगे फर्दर स्टडी तो फिर बच्चा करेगा नहीं, वहां मन नहीं लगने वाला। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारे नेम यहाँ पर आपको दिखा दिए जाएं जो कभी भी डिफरेंट डिफरेंट बुक में या डिफरेंट डिफरेंट टीचर से आप सुनते होंगे। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें बच्चे, सो दीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन सा रहेगा? पहला देख लेते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। द सेकेंड वन इज कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। द थर्ड वन इज क्यूबॉइडल, अगेन एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ वन की अगर हम बात करने वाले हैं, यहाँ एक ज्यादा हो गया सो इसको रब कर देते हैं। नाउ फोर्थ वन की बात करेंगे, सो सीलिएटेड एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू। सो स्क्वेमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल एंड सीलिएटेड। सीलिएटेड में एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे, सीलिएटेड में 2 फर्दर टाइप भी हो सकते हैं। एक होता है कॉलमनार सीलिएटेड और एक होता है क्यूबॉइडल सीलिएटेड। सो दीज आर दी मेनली 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ 1 2 3 लिख देने की जरूरत है, थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाना है इसको। कनेक्टिव टिश्यू एक बड़ा पोर्शन है, इसको होल्ड करते हैं। जरा पहले मस्कुलर टिश्यू पे आ जाइए आप। मस्कुलर टिश्यू को यहां पर हम बेसिकली मसल्स की बात करते हैं। सो इन अ एनिमल बॉडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल। यहां पर इनके अलग अलग नाम मिल जाते हैं, जैसे स्केलेटल मसल को या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू को आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड मसल, बिकॉज इसमें स्ट्रिएशन होता है, लाइट एंड डार्क वेंट की वजह से एक स्ट्रिएशन, एक पैटर्न दिखाई देता है। सो देज आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड टिश्यू। ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका मूवमेंट हमारे विल पर डिपेंड करता है, हमारे चाहने पर डिपेंड करता है। हमारी जो स्केलेटल मसल होती हैं हमारे हैंड्स एंड लिम्स वगैरह में होती हैं, 4 लिम्ब में, हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट होंगी। सो इनका मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है, जब हम चाहते हैं तब मूव कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगा तो हाथ मूव कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। सो स्केलेटल मसल जो हो गई वो वॉलेंट्री नेचर की होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है इसका। सेकेंड हम बात कर रहे हैं बच्चे विसरल मसल्स की। विसरल मसल्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चे, स्मूथ मसल्स। These are also called as involuntary muscles। तो जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन हो गए, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन हो गए
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपके पास हैं, डाइजेस्टिव है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो इंटरनल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर है वो सब बने होते हैं स्मूथ मसल या विसरल मसल से, और उनका मूवमेंट आप जानते हैं इनवॉलेंट्री है। आपने मान लीजिए फूड इनटेक कर लिया, खाना खा लिया, अब ये आपके ऊपर थोड़ी, आपकी मर्जी से थोड़ी होता है कि चलिए अब डाइजेशन हो जाइए फूड, अब रुक जाइए डाइजेशन, ऐसा नहीं होता। वो एक बार फूड चला गया तो डाइजेशन होता रहेगा। किडनी का काम है आपका ब्लड को फिल्टर करना, तो क्या आप ऐसा करते हैं कि जब जाग रहे हैं तो आप कहें किडनी से बोले भाई फिल्टर करना चालू कर दीजिए, फिर अब सोने जा रहे हैं बोले अब रुक जाओ फिल्टर नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। तो ये मसल्स जो होती हैं इनवॉलेंट्री नेचर की इसीलिए बिकॉज दे परफॉर्म फंक्शन विदाउट योर विल, आपके चाहे बिना ये काम कर रही हैं। थर्ड बात करेंगे बच्चे कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल नाम से क्लियर हो जाता है, दीज मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन योर हार्ट। आपका हार्ट जिन मसल से मिलकर के बना हुआ है वो कार्डियक मसल्स होती हैं। इनकी प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर इनका डिटेल नोट्स मिल जाना चाहिए तो आप कमेंट करिए नीचे कि सर हमको नोट्स चाहिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एनपीसी एजुकेशन हब का, जहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हो गए या फ्लो चार्ट हो गए ये आसानी से मिल पाए वहाँ पर। आगे चलते हैं बच्चे, नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं। सो दीज डू नॉट हैव दी फर्दर डिवीजन, नर्वस टिश्यू का फर्दर डिवीजन यहाँ पर है नहीं। हम ये देख सकते हैं कि नर्वस टिश्यू की जो सेल है उसको क्या कहते हैं, अ सिंगल सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन कहते हैं, या उसको नर्वस सेल कह सकते हैं, या उसको न्यूरल सेल कह सकते हैं। ये सारे नाम जो है न्यूरॉन से रिलेटेड ही हैं, इसको न्यूरल सेल भी कह सकते हैं। एक चीज जो हम आपको याद दिला दें थोड़ा सा जरा, न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है इन आवर बॉडी। जब आप पढ़ते हैं सेल वाला चैप्टर तो वहां पर ऐसा आता है ना, स्मॉल एस सेल हो गया, लॉन्गेस्ट सेल हो गया, सो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल। ये इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक जा सकती है, ऐसा 9th क्लास एनसीईआरटी में लाइन में रिटेन है, अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड वाले पेज पर। सो इनका लेंथ जो है वो 1 मीटर तक एक्सटेंड कर सकता है। सो दीज आर दी लॉन्गेस्ट सेल। नाउ अब जो कनेक्टिव टिश्यू रह गया इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करने की जरूरत है, इसका डिवीजन एज आई सेड अर्लियर कि इसका थोड़ा डिवीजन ज़्यादा है। सो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अगला ही स्लाइड ले लूं कनेक्टिव टिश्यू के लिए। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको मदद करेगा जब आप रिवाइज कर रहे होंगे अपने नोट्स को। आई होप आपने ये कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू को लेकर के। देखते हैं जरा कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। सो जो पीछे छूट गया है थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू वो हो गया कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू का ये थर्ड टाइप था बच्चे, जो लास्ट वाली स्लाइड में आपने देखा था। अब कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। एक हो जाता है यहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक हो जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक हो जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं जरा क्या बात है। हमने क्या कहा, लूज कनेक्टिव डबल एन कनेक्टिव टिश्यूज। सो लूज कनेक्टिव टिश्यूज फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें बच्चे तो यहां हो गया, ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है सो वहीं जाएंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंड द थर्ड टाइप इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की हम लोग बात करने वाले हैं। सो दिस इज दी थर्ड वन। ये आगे भी फर्दर डिवाइड हो रखे हैं। कौन से वाले आगे फर्दर डिवाइड हो रखे हैं बच्चे, डेंस वाले। हम देखते हैं डेंस में हमारे पास रेगुलर एंड इररेगुलर, रेगुलर एंड इररेगुलर। सो क्या, कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करने वाले हैं हम कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास कौन कौन से टिश्यू हैं। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू विच आर कंप्राइजेज ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला हो जाएगा बच्चे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर
कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा हो जाएगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो ये दो टिश्यू हैं बच्चे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से यहां पर जाने जाएंगे, या उसका ये टाइप हो गया। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर और इररेगुलर की अगर हम बात करने वाले हैं तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं जरा क्या होंगे। यहां हो जाएंगे टेंडन्स एंड लीगामेंट्स, टेंडन्स एंड लीगामेंट्स। इररेगुलर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक ही नाम आपको मिलेगा, एक ही टाइप मिलेगा, दैट इज स्किन। स्किन इज कॉल्ड इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ मूविंग टू द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हम वहां पर थोड़ा सा जगह कम है तो इसको मूव करा लेते हैं, थोड़ा छोटा करने की कोशिश करें, सो दैट वी कैन फॉर्म द पर्टिकुलर एरिया टू डिवाइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या एग्जाम्पल है वो एक बार हम लोग देख लेने हैं। यहां 3 एग्जाम्पल है किसके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के। पहला हो जाता है बच्चे ब्लड, द सेकेंड वन इज बोन एंड द थर्ड वन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बोन, सॉफ्ट बोन भी इसको कहते हैं कई बार हम लोग। सो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड हो गया, बोन हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, कार्टिलेज हो गया। दिस इज द बेसिकली जो आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू का हमने बाइफर्केशन किया। सो ये बड़ा था, वहां नहीं आ पाता, इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड यूज किया है। अगर आप वीडियो में यहां तक आ रखे हैं, सो आपने अभी अभी कंप्लीट किया है सेल और टिश्यू से रिलेटेड एक क्विक रिवीजन को, जहां फ्लो चार्ट की हेल्प से हमें चीजें सिखाई जा रही हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, कुछ एक जनरल आइडिया दोनों चैप्टर से हम लोग ले लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू में आपको हेल्प करे। जैसे सबसे पहली बात होती है बच्चे, स्मॉलेस्ट सेल क्या है। स्मॉलेस्ट सेल की बात अगर हम करेंगे सो दैट विल बी PPLO, और उसको क्या कहेंगे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा PPLO का फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्ल्यूरो निमोनियम लाइक, प्ल्यूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब बात करेंगे सेकेंड, दैट इज द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए लार्जेस्ट सेल क्या होने वाला है। डिड यू नो अबाउट दैट। ये लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, आई रॉट इट सेल, ऑस्ट्रिच एग विल बी द आंसर ऑफ लार्जेस्ट सेल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करेंगे, अभी वीडियो में पीछे हमने बताया है, पीछे वीडियो में नहीं जाएंगे, आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको याद है। लॉन्गेस्ट सेल अभी हमने बताया था आपको, देखिए, इट इज द न्यूरॉन, या इसको क्या कह सकते थे, नर्वस सेल, या इसको कह सकते थे न्यूरल सेल। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। ये कुछ बातें हमने आ गई। एक हाई ऑर्डर क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं, एक हाई ऑर्डर क्वेश्चन बात करिए सेल से रिलेटेड। क्या मैंने आपसे कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को मेंशन कर सकते हैं विच इज नॉट कंप्राइजेज इन सेल। उसको सेल थ्योरी में जगह नहीं दी गई है क्योंकि वो फैकल्टेटिव है, वो लिविंग की तरह भी बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है, ऐसा भी एक लिविंग है। आंसर है बच्चे वायरस। वायरस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जानिए, जब ये किसी लिविंग होस्ट के साथ है, लिविंग होस्ट की वेसिनिटी में उसके साथ है, या उस बॉडी पर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तब तो वायरस कैसे बिहेव करता है बच्चे, लिविंग की तरह बिहेव करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। लेकिन अगर वायरस किसी नॉन लिविंग मैटर पर प्रेजेंट है, आपका बुक हो सकता है, टेबल हो सकता है, पेन हो सकता है, आपके घर के डोर हैंडल हो सकते हैं, चेयर हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैटर जो नॉन लिविंग है। अगर वायरस वहां पर प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता। लेकिन अगर वो किसी लिविंग होस्ट की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर है तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, लिविंग की तरह। तो वायरस को हमने किससे बाहर रखा है, एक सेल थ्योरी से बाहर रखा हुआ है
क्योंकि ये परफेक्ट सेल की तरह बिहेवियर शो नहीं करता है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया था, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो गया था। सो इसके साथ सेल और टिश्यू हम लोगों ने ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया है। आप इस वीडियो को अगर 2 या 3 बार लगा करके देख लेंगे एक बार, तो आपका मोटा मोटा रिवीजन हो जाना है सेल और टिश्यू को लेकर के। आज जो बात की वो क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस ब्रांच बायोलॉजी और हाफरली एग्जाम से फोकस बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अभी 9th में है और वो कह रहे हैं हाफरली में मेरा ये नहीं हो सकता, रिवीजन नहीं है ये वो, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। हम अच्छी चीज़ों को ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि जो हम करते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ये सब एनर्जीज हैं और एनर्जीज लिंक्ड होती हैं। सो जब आप अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे तो वापस आपके पास भी अच्छी ही चीज़ें आएंगी। और जब आप कुछ ऐसी वैसी चीज़ें शेयर करने वाले हैं, कुछ मजाक शेयर कर दिया, हाँ कभी कभी पर ठीक है, लेकिन हर समय नहीं। तो कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव शेयर करेंगे आप किसी के साथ, तो बदले में वो भी आपको इन्फॉर्मेटिव शेयर करेंगे। ये बाउंसिंग बैक है, ये यूनिवर्स जो है, जो भी हम इस यूनिवर्स में डालते हैं वो वापस हमारे पास आता है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।